हाय एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। यहाँ हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ के इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में, जो सीआरपीसी और आईपीसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाला है। ये लेक्चर का फर्स्ट पार्ट सीआरपीसी से रिलेटेड है और सेकंड आईपीसी से। तो जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लास्ट ईयर आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे एंड दीज आर इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, जो आने वाले बाकी एग्जाम्स जितने भी हैं जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड, बी एड प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से रिलेटेड, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्रांट ऑफ इंटरिम ट्रांसिट बेल और इंटरिम ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल। तो पहला कॉन्सेप्ट ही हमारा बात कर रहा है इंटरिम ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। ट्रांसिट रिमांड आप सब जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कोई ऐसा परमिशन लेना, बेसिकली ऐसी रिमांड। अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन को फ्रॉम वन ज्यूरिसडिक्शन टू अनदर ज्यूरिसडिक्शन लेके जाना है, किसी अक्यूज्ड ऑफेंडर को, तो उसको ट्रांसिट कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को। अब क्या इतने टाइम पीरियड के लिए भी किसी को एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? तो जी हाँ, मिल सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में इसको रिकॉग्नाइज करते हुए कहा है दैट हाई कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट हैव पावर टू ग्रांट इंटरिम ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल इवन व्हेन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड इन अनदर स्टेट. From the requirement of transit remand has arisen the necessity of transit anticipatory bail for an affected person cannot be without a remedy. अब ये किस उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है? ट्रांसिट रिमांड आप सब जान रहे हैं, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पुलिस लेके जाती है, वो रिमांड होता है जितने टाइम पीरियड के लिए वो पुलिस की उस कस्टडी में है। ये सब आपका 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे ले जाना है, उसके अलावा ये टाइम पीरियड भी इंक्लूड किया जाता है, सब प्रोटेक्टेड रहता है। और ये जो राइट है इसको रिकॉग्नाइज किया गया आर्टिकल 22 के कॉन्सोनेंस में भी। सेकेंड हमारा जो हेड है वो है राइट टू रिमेन साइलेंट नॉट टू बी यूज्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313। देखिए आर्टिकल 20 सबसेक्शन क्लॉज 3 वो हमारा बात करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 रिकॉग्नाइज करता है राइट टू प्रिवेसी। साथ ही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बताता है आपका क्या बात करता है वो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वहीं किसी के पास ये हक भी है कि वो चुप रहे, अब वो चाहे अक्यूज्ड ही क्यों ना हो। 313 हमारा बात करता है कि जो आपका ट्रायल कोर्ट है वो एग्जामिन कर सकता है अक्यूज्ड कौन बेसिस ऑफ द एविडेंस। तो क्या अक्यूज्ड के पास चुप रहने का हक है? क्या वो उसके अगेंस्ट यूज नहीं होगा? तो जी बिल्कुल उसके पास चुप रहने का हक है। ये बात बोली गई इंद्र कुंवर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 12 प्रिंसिपल्स को समराइज करते हुए कहा ऑल्दो देयर इज अ रिक्वायरमेंट बाय लॉ टू डिस्क्लोज द एस्पेक्ट्स required to adjudicate in criminal matter, such duty cannot unreasonably unwarrantedly step over fundamental right of privacy. आगे बढ़ते हैं ग्रांट ऑफ बेल। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि वही उसने जनरल रूल को रिकॉग्नाइज किया कि बेल देना एक जनरल रूल है, जेल में रखना एक एक्सेप्शन है। Detention or jail being pronounced guilty of an offense should not become punishment without trial. मतलब बिफोर बीइंग प्रोनाउंस्ड गिल्टी, अगर किसी को आप जेल में रख रहे हो, उसको बेल नहीं दे रहे हो, तो एक तरह की पनिशमेंट हो जाती है वो। मनीष सिसोदिया वर्सेस सीबीआई में ये बात बोली गई। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, सेकेंड पिटिशन। देखिए अगर किसी कोई एक एप्लीकेशन लाई गई है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482, तो अगर एक बार उस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया है तो सेकंड पिटिशन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर ऑन द सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस वुड नॉट बी मेंटेनेबल। ये बात को रिकॉग्नाइज किया गया भीषम लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर में, जहां पे बोला गया अ पिटिशन अंडर सेक्शन 482 वुड नॉट बी मेंटेनेबल व्हेन ग्राउंड्स ऑफ रिलीफ वर अवेलेबल टू द पार्टी एट फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल आप सब समझते हो, वही चीज को रिकॉग्नाइज करा गया है यहाँ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट में 482 सीआरपीसी सेकंड पिटिशन के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रोटेस्ट पिटिशन। प्रोटेस्ट पिटिशन देखिए प्रोटेस्ट पिटिशन बेसिकली वो होता है जब ये एक प्रोसीजर है, आई होप आप लोग को पता हो, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। यहाँ पे ये चीज बोली गई है प्रोटेस्ट पिटिशन से रिलेटेड कि जो प्रोटेस्ट पिटिशन है, पहले तो कोर्ट ने इस केस में बोला कि रमाकांत सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर में कोर्ट ने ये बोला दैट मजिस्ट्रेट कांट एंटरटेन प्रोटेस्ट पिटिशन अगेंस्ट ओन ऑर्डर टेकिंग कॉग्निजेंस। प्रोटेस्ट का मतलब होता है उसके अगेंस्ट जाना। ठीक, प्रोटेस्ट पिटिशन कब मंगाई जाती है? जब
पुलिस जो है ना वो फाइनल रिपोर्ट दे देती है। फाइनल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद सबमिट करती है और ये बोलती है कि हमारे हिसाब से कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो जो मजिस्ट्रेट है जिनको ये रिपोर्ट सबमिट की गई है उनके पास ये अथॉरिटी है या उनके पास वन ऑफ द वेज ये है कि वो जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, उनसे मांग सकते हैं क्या आप सेटिस्फाइड हो विद दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या आप इसको प्रोटेस्ट करते हो, आप इसको चैलेंज करना चाहते हो। दैट वो अगर चैलेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेस्ट पिटिशन। अब उस प्रोटेस्ट पिटिशन को जो मजिस्ट्रेट है वो उसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट करते हुए ही वुड स्टार्ट द ट्रायल ऑफ द केस एज इफ इट इज अ कंप्लेंट, और वो वाला जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट ने कोई किसी चीज़ का कॉग्निसेंस ले लिया है तो उसके अगेंस्ट उन्होंने कॉग्निसेंस ले लिया है। जो प्रोटेस्ट पिटिशन का स्टेज होता है ये कॉग्निसेंस से पहले का होता है। ये स्टेज होता है आफ्टर द रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड एंड रिपोर्ट ऑफ पुलिस हैज़ बीन सबमिटेड, फाइनल रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट बिफोर द स्टेज ऑफ कॉग्निसेंस। तो कॉग्निसेंस लेने के बाद आप प्रोटेस्ट पिटिशन को नहीं एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ प्रोटेस्ट पिटिशन आफ्टर रिजेक्शन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे उन्होंने खुद कॉग्निजेंस लिया था किसी कंप्लेंट का। ये है केस आपका जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बेंच थी जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता जी की। इसमें कोर्ट ने बोला इन अ केस वेयर फाइनल रिपोर्ट ऑफ पुलिस अंडर 173 इज एक्सेप्टेड एंड अक्यूज्ड पर्सन्स आर डिस्चार्ज्ड, the magistrate has power to take cognizance of an offence on a complaint or protest petition on same or similar allegations even after acceptance of final report, ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं, प्रोटेस्ट पिटिशन कब होता है, मतलब मजिस्ट्रेट के पास 2-3 वेज होते हैं, या तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लें, या वो प्रोटेस्ट पिटिशन मंगा लें, या फिर वो कहें कि नहीं इसको और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इन केस कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट भी कर ले रही है कि हाँ ठीक है आपने फाइनल रिपोर्ट दे दी, आपने जो करना था पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पे कर दिया, उसके बाद भी वो प्रोटेस्ट पिटिशन मंगा सकते हैं। आप समझ रहे हो ये सब कॉग्निजेंस से पहले की स्टेज है। मूविंग फॉरवर्ड विद सेक्शन 167 जहाँ पे बात की गई कि जो 167 है ना वो ब्रिज है लिबर्टी और इन्वेस्टिगेशन के बीच का, तो उसको बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना चाहिए। ये बात रिकॉग्नाइज की गई वी सेंथिल बालाजी वर्सेस स्टेट में। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ रहा है ये लास्ट ईयर का, जहाँ पे बोला गया द curtailment of 15 days of police custody by any extraneous circumstance, act of God, order of court, not being handiwork of investigating agency would not act as restriction। 167 जो है वो ब्रिज है लिबर्टी और इन्वेस्टिगेशन का, परफॉर्मिंग अ फाइन बैलेंसिंग एक्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा कौन से केस लॉ में बोली गई। इसका इफेक्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेस्ट पिटिशन जो है वो फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बाद भी ली जा सकती है। ये बात की गई थी जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। पावर अंडर सेक्शन 323 कैन बी इन्वोक्ड इवन आफ्टर डिपोजिशन और चीफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ये बात क्या कह रहा है 323, पहले आप ये जान लीजिए कि 323 ये कहता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को कि ये लगता है कि जो उनके आगे जो वो ऑफेंस ट्राई कर रहे थे उनके सामने जो भी केस था वो सफिशिएंटली उसमें सज़ा नहीं सुना सकते हैं, तो ऐसे केस में वो जो भी मैटर था उसको वो फॉरवर्ड कर देंगे टू CJM, और ये बात की गई है 323 में। पावर अंडर 323 कैन बी इन्वोक्ड इवन आफ्टर डिपोजिशन और चीफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अर्चना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस MM सुंदरेश एंड JB पर्दावाला की। प्रोविजन है आपका 323 जो ये कहता है, इट गिव्स अ डिस्क्रिशन टू द कोर्ट टू एक्सरसाइज इट्स पावर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर साइनिंग द जजमेंट। इट इज एविडेंट फ्रॉम द स्टैट्यूट दैट पावर अंडर 323 कैन बी इन्वोक्ड। किसी भी स्टेज पे आप उसे इन्वोक कर सकते हो, बस ये होना चाहिए इट शुड बी प्रायर टू द साइनिंग ऑफ द जजमेंट। Thus, it is a settled law that said power may be invoked even after deposition or examination in chief of the witnesses। ये important है because यहाँ पे कुछ considerations थे, कुछ factors थे जिनको ध्यान में रखना होगा for grant of bail।
ये बात हुई थी रोहित बिश्नोई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। ऑनरेबल जस्टिसेस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की ये बेंच थी जिन्होंने बोला गया, सो व्हाट आर द कंसिडरेशंस व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड? सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, likelihood of the accused fleeing from justice, impact of the release of the accused on the prosecution witnesses, and likelihood of the accused tampering with evidence. So these factors must be kept in mind before granting bail under section 439. तो यहाँ हमारा खत्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब हम शुरू करते हैं इंडियन पीनल कोड से। कुछ जजमेंट्स हैं जो इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं, जो लास्ट ईयर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं राइट्स ऑफ विक्टिम, इम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड टर्म ऑफ पनिशमेंट से। सेक्शन 53 जो है वो बता रहा है आईपीसी का कि कितने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट होती है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट दी रहती है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे फिक्स्ड टर्म दी रहती है, कुछ होते हैं जहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी होती है। तो इस केस में हुआ ये था, कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि while considering the possibility of reformation of accused, the court must note that showing undue leniency in a brutal case will adversely affect the public confidence in efficacy of legal system. The court must consider the rights of the victim as well. तो यहाँ पे कोर्ट ने ये पावर दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को रिकॉग्नाइज की है ये पावर, दैट इट कैन इम्पोज फिक्स्ड टर्म सेंटेंस इवन इन केसेस वेयर डेथ पेनल्टी वाज नॉट प्रपोज्ड। शिवा कुमार शिवा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये बात को रिकॉग्नाइज किया गया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120B, माघवेंद्र प्रताप सिंह पंकज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सिंपल सी बात बोली गई यहाँ पर, रिकॉग्नाइज की गई दैट अक्यूज्ड सिर्फ इस बेसिस पे कन्विक्ट नहीं हो सकता किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कि उसने कुछ सामान छुपाया है या उसने कुछ ऐसा किया है कि लगे कि उसने बेसिकली कंसील द लोकेशन ऑफ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स, वो जहाँ छुपाई गई थी उसकी लोकेशन छुपा दी है। तो ये बात को आप सिर्फ इस बेसिस पे उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते हो इन एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस स्टैब्लिशिंग मीटिंग ऑफ माइंड्स। कॉन्स्पिरेसी के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट हैच अ कॉन्स्पिरेसी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट विच वी नीड टू रिमेंबर इन रिलेशन टू दिस केस। फिर आता है चीटिंग का केस, दीपक गाबा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहाँ पे जो इनकी बेसिक इंग्रेडिएंट है 415 को, उसको रिटेरिएट करते हुए कोर्ट ने बोला दैट द साइन क्वा नॉन ऑफ सेक्शन 415 ऑफ इंडियन पीनल कोड इज फ्रॉडुलेंस, डिसऑनेस्टी और इंटेंशनल इंड्यूसमेंट। और इनमें से किसी भी मतलब अगर कोई एलिमेंट मिसिंग है तो इट वुड डिबेस द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। ठीक है, फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग देयर शुड नॉट ओनली बी चीटिंग बट उसके इफेक्ट में, उसके कॉन्सिक्वेंस में ऐसा भी होना चाहिए कि जो पर्सन है जो डिसऑनेस्टली इंड्यूस हुआ है, उसको डिसीव कर रहे हो आप कि ही शुड डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू अ पर्सन और मेक, ऑल्टर और डिस्ट्रॉय होली इन पार्ट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 415 420 के ऊपर बेस्ड है, लीडिंग केस लॉ है दीपक गाबा का, जहां पे उन्होंने असेंशियल्स को रिकॉग्नाइज किया है 415 के चीटिंग के असेंशियल्स को। फिर से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस आया जहां पे असेंशियल्स टू प्रूव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो असेंशियल्स हैं उनको समराइज किया कोर्ट ने। ठीक है, सो संजीव वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समराइज किया गया है और वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला अग्रीमेंट फॉर इलीगल एक्ट, ठीक, और लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, दूसरा इंटेंट टू कमिट अ क्राइम, तीसरा रिलायंस ऑन इन्फर्ड सर्कमस्टांसेस एंड कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड और चौथा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑफेंसेस। ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। ये दोनों तो आपको सेक्शन से ही पढ़ के समझ में आ जाएंगे, बट these four have been recognized by the Honorable Supreme Court. ठीक है, no overt act necessary for conviction under section 149। बहुत सिंपल है, 149 कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है और वहां पे सीधा सीधा ये बात को पहले भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, बट again this has been recognized and it has been held by the Honorable Supreme Court in Parshuram versus State of MP that it is not necessary to demonstrate that a person committed an illegal overt act or was guilty of an illegal omission to be held as a member of an unlawful assembly under section 149.
कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनको प्रूव करना होगा इन केसेस ऑफ मर्डर बाय पॉइजन। हरि प्रसाद @ किशन साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, बेंच थी हमारी ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता की। बहुत लीडिंग केस लॉ है ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 का, जहां पे ये बात बोली गई थी देयर वर सर्टेन एसेंशियल्स जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में फुलफिल होने चाहिए, उन्हीं को रिटेरिएट करते हुए कोर्ट ने स्पेसिफिकली इन केसेस ऑफ मर्डर बाय पॉइजन या डेथ बाय पॉइजन में ये 4 सर्कमस्टांसेस होने जरूरी हैं, ये बात बोली। क्लियर मोटिव फॉर अक्यूज टू गिव पॉइजन, मतलब एक क्लियर मोटिव होना चाहिए, जो डेथ हुई है वो पॉइजन की वजह से होनी चाहिए। द अक्यूज्ड शुड हैव पॉइजन विद हिम, अक्यूज्ड ने उसको प्रोक्योर करा होना चाहिए और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली होनी चाहिए टू एडमिनिस्टर पॉइजन। सो these are the 4 essential requirements जो प्रूव होने होंगे फॉर द डेथ इन केसेस डेथ बाय पॉइजन और मर्डर बाय पॉइजन। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो वीडियो लेक्चर होगा ये सीआरपीसी और आईपीसी से रिलेटेड होगा, बट आई थिंक मैंने इसमें 2 बस केस लॉज जो हैं वो एविडेंस से भी रिलेटेड ऐड कर दिए हैं, सिंस इसके बाद ये पूरी एक क्रिमिनल लॉ के ही होने वाली थी सीरीज। प्रोबेबली अब बस एक लेक्चर और सीरीज लगेगी जिसमें हम एविडेंस के और जो एक्स्ट्रा लॉज होते हैं, माइनर लॉज, क्रिमिनल लॉज, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, इस डिस्टिंक्शन को सीपी सिंह दैट इज चंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में रिकॉग्नाइज किया गया। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो लाइंस होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर जो हमारे बन रहे हैं आजकल वो दे आर बेसिकली नाउ द पैटर्न इज चेंजिंग, और अब जो पेपर हैं वो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यूज करते हैं, रेशियोज जो लिखते हैं अपने जजमेंट्स में, उन पे बेस्ड होता है और आपको फिर कंसेप्चुअल उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है। सो कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग पैटर्न्स, हम इस ऐसे केसेस को भी ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत हमारा एकदम ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है कि कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट स्टिल वी नीड टू कीप इन माइंड दी change which is happening. A clear distinction is made out between common intention and common object in that common intention denotes action in concert and necessarily postulates the existence of pre-arranged plan implying prior meeting of minds, while common object does not necessarily require proof of prior meeting of minds or pre-concert. ठीक है, पहला डिफरेंस, उनको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कॉमन इंटेंशन के केस में कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड था, बट ऐसा कॉमन ऑब्जेक्ट में नहीं होता है। दो देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 सेक्शंस, दे आल्सो टू सम एक्सटेंट ओवरलैप एंड इट इज अ क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड ऑन फैक्ट्स ऑफ ईच केस वेदर the charge under 149 overlaps the ground covered by section 34। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है, कि वो 149 में जा रहा है कि 34 में जाएगा। Thus if several persons numbering 5 or more do an act and intend to do it, both section 34 and 149 में apply. If the common object does not necessarily involve a common intention, then substitution of 34 for 149 might result in prejudice to the accused and ought not therefore be permitted. तो कभी कब परमिट होना चाहिए, जब कॉमन इंटेंशन भी आपको कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ देखने को मिले, तभी आप 34 और 149 को साथ में लेके जाओ। ठीक है, इसके साथ ये वाला खत्म होता है ये लेक्चर आपका, और चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट उसमें फिर प्रोबेबली विद द एविडेंस, जैसा मैंने आपको बोला, विद द एविडेंस लॉ और माइनर क्रिमिनल लॉज, अगर कुछ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोई जजमेंट आया होगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।